नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ सोनाली। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जारी रहेगा ईडब्ल्यूएस कोटा, केंद्र के संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर। कांग्रेस बोली जातिवादी है सुप्रीम कोर्ट। सुकेश चंद्रशेखर का एलजी का तीसरा लेटर, जेल में सत्येंद्र जैन और संदीप गोयल से बताया जान का खतरा। कांग्रेस नेता सतीश जारकीहोली ने हिंदू शब्द को लेकर दिया विवादित बयान, बोले बहुत गंदा है इसका मतलब। दिल्ली के शराब घोटाले में उद्योगपति दिनेश अरोड़ा बनेंगे सरकारी गवाह, हाल ही में मिली जमानत। वर्चस्व को चुनौती देने वाले टीएमसी नेता की हत्या, तलवार से काट दिया गला, मामले में 15 टीएमसी के लोग गिरफ्तार। सबसे पहली खबर में बात करेंगे ईडब्ल्यूएस पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले की। केंद्र सरकार ने संविधान में संशोधन कर सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया। इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बरकरार रखा। 5 जजों की बेंच में 3 जजों ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण के प्रावधान को सही माना। राजीव जी, मोदी सरकार की कितनी बड़ी जीत। ये बहुत बड़ी जीत है मोदी सरकार की, और साथ में एक सामाजिक न्याय जो सोशल जस्टिस कहा जाता है, इसकी भी बड़ी जीत है। क्योंकि कुछ लोग और कुछ पार्टियां लगातार ये कोशिश करती रही कि आर्थिक आधार पर ये तय न हो कि कौन कमजोर है कौन मजबूत है। सिर्फ और सिर्फ इसे जातीय आधार पर ही लागू किया जाना चाहिए और आरक्षण को जाति विशेष के लिए ही दिया जाना चाहिए। बेसिकली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस तरीके से इस पूरे कॉन्सेप्ट को चेंज किए, संविधान में इसके लिए संशोधन किया गया, 103वां संशोधन है ये, और उस संशोधन के आधार पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के जो आरक्षण है उसे लागू किया गया। 10% का कोटा निर्धारित किया गया। इससे सबसे बड़ी परेशानी क्या हुई, जो राजनीतिक दल हमेशा आरक्षण का मुद्दा उठाकर सामाजिक न्याय के नाम पर जातीय आधार पर बांट के सियासत करते रहे, राजनीति करते रहे, उन लोगों को यह बड़ा झटका था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी बात की है, ऐसा परसेप्शन बदला है, जिससे लोगों को लगने लगा है कि नहीं, सामान्य वर्ग के लोग जो हैं उसमें भी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जातीय आधार पर ही रिजर्वेशन दिया जा सकता है। यह बड़ा संकेत था कि अब धीरे धीरे जो मांग उठती रही है कि ओबीसी के अंदर रिजर्वेशन इन रिजर्वेशन की बात हो, मतलब आरक्षण में आरक्षण हो, जो वर्ग ओबीसी में मजबूत हैं और जिन्हें आरक्षण दिया जा रहा है उनके आरक्षण को ओबीसी के दूसरे जातियों को दिया जाए, और जो क्रीमी लेयर की बात ओबीसी में की जाती है वो एससी एसटी में भी किया जाए। ये सब आर्थिक आधार निर्धारित करना था। और अब ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, ये एक तरीके से बड़ा फैसला और मोदी सरकार की जीत इसलिए भी है क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक दरवाजा खुल गया है कि उन्हें रिजर्वेशन भी मिलेगा, उन्हें सुविधाएं भी मिलेगी, और वो समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के लिए मोदी सरकार के इस फैसले का सम्मान करेंगे और उससे उनको फायदा मिलने वाला है। जी बिल्कुल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 50 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाने वाले महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने उपराज्यपाल विनय सक्सेना को एक और चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में एक बार फिर सुकेश ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को कैलाश गहलोत के
फार्म हाउस में 50 करोड़ रुपए 7 किस्तों में दिए गए। इसके साथ ही दावा किया है कि सत्येंद्र जैन और जेल डीजी संदीप गोयल की तरफ से उसे लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है। सुकेश का कहना है कि जेल में उसे जान का खतरा है। अपनी जान का खतरा बताते हुए इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। राजीव जी, क्या अब सीबीआई दखल देगी इस मामले में? देखिए, देना तो चाहिए। जिस तरीके से एलजी ने लेटर को आगे बढ़ा दिया है, यानी चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार के पास भेज दिया है और एक रिपोर्ट मांगी है। सुकेश चंद्रशेखर बार बार आरोप के साथ सबूत दे रहा है। ये पहले तो अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि ये सारे के सारे मामले जो सामने आ रहे हैं वो गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव को लेकर है। भारतीय जनता पार्टी सुकेश चंद्रशेखर का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इस्तेमाल कोई कर रहा हो, चुनाव हो या ना हो, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जितने तरीके के सबूत अभी तक सुकेश ने दे दिया है, उसके बाद ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि इस मामले की सीबीआई जांच हो, क्योंकि पहले उसने बताया कि केजरीवाल के साथ कैसे बैठक हुई, सत्येंद्र जैन के फोन का कैसे इस्तेमाल हुआ, अरविंद केजरीवाल के साथ बातचीत हुई, उसके कॉल रिकॉर्ड भी हैं और साथ ही इस बात के भी सबूत दिए कि कैलाश गहलोत के फार्म हाउस पर मीटिंग हुई, 7 किस्तों में पैसे दिए और फिर हयात होटल के अंदर डील हुआ। ये सारे के सारे जो ऐसे सबूत हैं जिसके लिए जांच की जरूरत है, और वो बार बार इस बात के लिए कह रहा है कि वो किसी भी एजेंसी, जो जांच एजेंसी है, उसके सामने और सबूत देगा। तो क्या कोई ठग हो, फ्रॉड हो, उसने फ्रॉडगिरी करने के बावजूद किसी के ऊपर आरोप लगाया है और उस फ्रॉडगिरी में दूसरे लोग भी अगर भागीदार हो तो उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? सुकेश चंद्रशेखर के साथ जो बॉलीवुड में उसका कनेक्शन रहा, उसकी भी जांच हो रही है, उन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। तो क्या सुकेश चंद्रशेखर का अगर अरविंद केजरीवाल के साथ संबंध रहा है, उसको पैसे दिए गए हैं, तो उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? तो अभी एलजी ने ये सारे जो लेटर है वो चीफ सेक्रेटरी के पास भेज दिया है। चीफ सेक्रेटरी इसकी रिपोर्ट देंगे। जिस तरीके से शराब घोटाले में चीफ सेक्रेटरी के रिपोर्ट के आधार पर ही सीबीआई की जांच की मांग की गई थी और सीबीआई की जांच के लिए हरी झंडी भी एलजी ने दिखाया था। तो उसी तरीके से सुकेश चंद्रशेखर के मामले में भी ये जांच सीबीआई करेगी और उसके लिए एलजी ही निर्देश देंगे, वही हरी झंडी दिखाएंगे, क्योंकि नरेश कुमार अब कुछ समय के अंदर ही ये रिपोर्ट सौंपेंगे कि इस मामले में ऐसे सबूत सामने आए हैं जिसकी जांच की जरूरत है और इस पूरे फर्जीवाड़े में केजरीवाल की भूमिका शक के दायरे में आता है। तीसरी खबर में बात करेंगे कांग्रेस के शर्मनाक सोच की। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सतीश जारकिहोली ने हिंदू शब्द को लेकर बेहद शर्मनाक बयान दिया। सतीश ने कहा कि हिंदू शब्द तो भारत का है ही नहीं, हिंदू शब्द पर्शिया से आया है। साथ ही कहा कि हिंदू शब्द का अर्थ भी काफी गंदा है, ये तो हमारे ऊपर जबरन थोपा जा रहा है, जबकि इसका कोई मतलब है ही नहीं। वहीं कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद सभी विपक्षी हमलावर दिख रहे हैं। राजीव जी, कांग्रेस को हिंदुओं से क्या दिक्कत है? देखिए, कांग्रेस को हिंदुओं से दिक्कत नहीं है। कांग्रेस में 2-3 ऐसे लोग हैं जिसको हिंदुओं से सबसे ज्यादा दिक्कत है और उसी की चापलूसी में दूसरे लोग लगे रहते हैं, यानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी। जो नेहरू खानदान है, इसमें सोनिया गांधी के एंट्री के बाद ही पूरी तरीके से मानसिकता क्रिश्चियनिटी वाली आ गई और उसके साथ ही इन लोगों ने राजनीति में भी तुष्टीकरण को और ज़्यादा बढ़ावा दिया, जो कांग्रेस में पहले से ही थी। इन्हें मुसलमानों का वोट चाहिए और उसके लिए इन लोगों ने तय कर लिया है कि हिंदुओं को बदनाम किया जा सकता है। जो बात अभी हो रही है हिंदू शब्द के उत्पत्ति की, हिंदू शब्द के अलग अलग मायनों की, पर्सिया में क्या है, इंग्लिश में क्या है, अरबी में क्या इसका मतलब होता है, कोई भी शब्द अगर उठा के देख लेंगे तो उसके ओरिजिन और उससे संबंधित नाम, अर्थ अलग अलग भाषाओं में अलग अलग मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर संस्कृत ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा विषय है जिसको अगर देखा जाए तो सारे प्राचीन भाषाएं कहीं न कहीं संस्कृत में समाहित नजर आएगी। और हिंदू शब्द की जहाँ तक बात है वो पर्सिया से आया,
ये ऐतिहासिक बात है। इसके लिए प्रमाण अभी तक पूरी तरह किसी के पास नहीं है कि ये शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, लेकिन हिंदू अभी सनातन परंपराओं से जुड़ा हुआ है। हिंदुत्व की बात मतलब हिंदू धर्म की बात होती है, ये किसी वर्ग विशेष के भावनाओं को आहत पहुंचाने वाली होगी। लेकिन फिर भी कांग्रेस को तो लगातार हिंदुओं का मजाक उड़ाने, हिंदुओं से नफरत करने के लिए एक तरीका चाहिए, चाहे हिंदुओं के यानी भगवा आतंकवाद की बात हो या फिर भगवान श्री कृष्ण को जिहादी बताकर गीता में जिहाद के पाठ की बात हो। जैसा कि पिछले दिनों शिवराज पाटिल ने कहा, उससे पहले दिग्विजय सिंह ने भगवा आतंकवाद एक शब्द जोड़ा था कि किसी तरीके से मुसलमानों को खुश करने का एक आधार दिया जाए कि आतंकवाद सिर्फ इस्लामिक आतंकवाद नहीं है बल्कि भगवा आतंकवाद है, यानी हिंदू भी आतंकवादी हैं। तो ये कांग्रेस की पूरी मानसिकता है और यही मानसिकता है जिसके कारण आज कांग्रेस इतनी नीचे गिर गई है कि कोई भी क्षेत्रीय पार्टी का नेता कांग्रेस को राष्ट्रीय पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं है। सब लोग उसको चुनौती देने के लिए तैयार हैं और राहुल गांधी अपनी एक सीट, अपनी परंपरागत सीट भी हार रहे हैं। तो स्थितियां विकट है कांग्रेस के लिए, हिंदुओं के लिए नहीं। और यह मानसिकता हिंदुओं को पता चल गया है कि कांग्रेस क्या चाहती है और क्या कर रही है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने आरोपी दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बनाने की याचिका कोर्ट में दायर की है। आरोपी दिनेश अरोड़ा ने कोर्ट से सरकारी गवाह बनने की इजाजत मांगी थी। अरोड़ा ने शपथ ली कि वो बिना किसी दबाव के सरकारी गवाह बनना चाहता है। अपने ऊपर लगे आरोपों को माफ किए जाने क्षमा दान की अर्जी दाखिल की। दिनेश अरोड़ा की अर्जी पर कोर्ट 14 नवंबर को सुनवाई करेगा। 14 नवंबर को अरोड़ा का बयान भी दर्ज होगा। राजू एवेन्यू कोर्ट उसके बाद तय करेगा कि दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बनाया जाए या नहीं। राजीव जी, क्या मनीष सिसोदिया पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? बिल्कुल लटक रही है, क्योंकि अब एक गवाह मिल गया है। एक्यूज्ड में से, आरोपियों में से एक गवाह है जो पूरे एक्साइज पॉलिसी के निर्धारण में एक भूमिका निभा चुका है, उद्योगपति है और जिसके ऊपर पहले से आरोप लगे हैं, वो आरोपी है। तो इसका मतलब है कि सीबीआई तभी उसे सरकारी गवाह बनाकर उसकी सजा में कुछ माफी की बात कर सकता है, जबकि उसे लग रहा है कि दिनेश अरोड़ा के गवाही से मनीष सिसोदिया या दूसरे आरोपी बुरी तरह से फंसने वाले हैं, उसको गिरफ्तार करने का आधार मिल जाएगा। जिस तरीके से दूसरे मामले में भी हुआ है, जैसे महाराष्ट्र का मामला था, जो अनिल देशमुख का मामला था वसूली का, उसमें आरोपी था सचिन वाजे, जिसके माध्यम से 100 करोड़ रुपए हर महीने वसूली के जो टारगेट रखे गए थे और उसमें बाद में सीबीआई ने सचिन वाजे को गवाह बना लिया। वो सरकारी गवाह बन गया और उसने बताया कि कब कब अनिल देशमुख उससे पैसे की बात किया था और कहां कहां भेजा गया था, यानी कि उसने अनिल देशमुख के राज खोल दिए। तो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तो अनिल देशमुख को जमानत भी मिल रही है, लेकिन सीबीआई ने जो जांच शुरू की है वसूली कांड में, उसमें तो अनिल देशमुख फंसा हुआ है, बाहर निकल नहीं पा रहा है। उसी तरीके से मनीष सिसोदिया की बारी है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ गवाह कौन दे रहा है? जो उसके साथ काम कर चुका है, पूरे एक्साइज पॉलिसी के ड्राफ्टिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक हर मामले में वो साथी रहा है मनीष सिसोदिया का। अब उसे लगने लगा कि ये बहुत बड़ी गलती हो गई, अब तो वो खुद भी फंसा हुआ है, तो जो सजा मिलेगी उस सजा में थोड़ी कमी आए, क्योंकि सरकारी गवाह बनना चाहता है, पूरी तरह से कोऑपरेट किया सीबीआई को, इसलिए उसे जमानत भी मिली है। तो अब 14 नवंबर को गवाही देगा और अपना जो मामला है, जो भी बात उसके अंदर है, जो शराब घोटाले से संबंधित जानकारी है, वो शेयर करेगा और उसके बाद उसी के गवाही के आधार पर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी भी होगी। जी बिल्कुल। आखिरी खबर में बात करेंगे आपस में मर कट रहे टीएमसी नेताओं की। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में सत्तारूढ़ टीएमसी के एक नेता की गला काट कर हत्या के मामले में पुलिस ने 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी भी टीएमसी से जुड़े हैं और इलाके में काफी दबंग माने जाते हैं। इनमें मुख्य आरोपी की पहचान काजल शाह के रूप में हुई है। राजनीतिक आड़ में बीरभूम के सूरी सदर उपखंड क्षेत्र में अवैध माइनिंग
का काम करता है, लेकिन इसमें उसे लगातार बंजजोर के रहने वाले दूसरे टीएमसी कार्यकर्ता शेख फैजुल से कड़ी चुनौती मिल रही थी। राजीव जी, टीएमसी के नेता आपस में ही क्यों भिड़ रहे हैं? देखिए, ये वर्चस्व की लड़ाई है, ये खूनी जंग जो चल रहा है टीएमसी के अंदर, ये वर्चस्व और भ्रष्टाचार दोनों का मिला जुला असर है। पिछले दिनों भी बीरभूम में हत्या हुई थी। भादु शेख अंगूर शेख के बीच लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा, घर में जाकर जला दिया गया, पूरे परिवार को जला दिया गया। ये जो शेखों को ममता बनर्जी की सरकार ने प्रश्रय दिया है, जिस तरीके से इन लोगों का मनोबल बढ़ाया है और माइनिंग से लेकर कट मनी तक में इन लोगों का हिस्सेदारी बढ़ाई है, उससे अब ये लगने लगा है कि इतने दिनों से ममता बनर्जी की सरकार चल रही है। अब इस सरकार में टीएमसी के नेता चाहेंगे कि हमें ज़्यादा पैसा मिले, भ्रष्टाचार में हम ज़्यादा कमाएं, तो इसके कारण अब टीएमसी के नेता आपस में भिड़ गए हैं। क्योंकि कुछ समय पहले किसी और को ठेका दिया गया था, अब दूसरे को ठेका दिया जा रहा है, तो उस ठेके का फायदा जो पहले उठा चुका है वो चुप नहीं बैठेगा। इसलिए टीएमसी के नेता दो स्तर पर लड़ रहे हैं। एक तो मंत्रिमंडल में इस बात की होड़ है कि कौन सबसे ज़्यादा पैसा कमा सकता है, कौन सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हो सकता है, तो दूसरी तरफ जो नीचे कार्यकर्ता और नेता, जो संगठन में काम करने वाले लोग हैं, वो ठेकेदारी के लिए, कट मनी के लिए, कमीशन के लिए आपस में लड़ रहे हैं। उसमें मर्डर हो रहा है, लगातार ये घटनाएं देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पश्चिम बंगाल में इन लोगों ने पॉलिटिकल किलिंग को बढ़ावा दिया। पॉलिटिकल किलिंग टीएमसी के नेताओं ने पहले भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं की हत्याएं की, और उसके बाद जब ये लगने लगा कि इन लोगों से ज़्यादा खतरा तो आपस में ही एक दूसरे को चुनौती देने वाले हैं, तो इसलिए अब ये आपस में लड़ने मरने लगे हैं। और यही कहा जा सकता है कि जो भस्मासुर की तरह ममता बनर्जी ने इन लोगों को पहले उठाया, वही अब ममता बनर्जी को भस्म भी करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।